राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को जीत की बधाई। हमने भी दी, हमने सबने दी। और एक रह गया मेरे दिमाग से, श्रेयस अय्यर, इम्पैक्ट प्लेयर, एटीट्यूड। आई थिंक इस टीम में एटीट्यूड है। और कल एक विराट कोहली ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। विराट कोहली, रोहित ने, वैसे दोनों ने क्लियर कर दिया कि अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से वो 2027 का वर्ल्ड कप शायद रोहित के दिमाग में है। लग रहा था जब रोहित के इंटरेक्शन चला कहीं कुछ बोल ना दे। नहीं, उसने, रोहित ने साफ क्लियर कर दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, रोहित ने क्लियर कर दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से 2027 का वर्ल्ड कप अब सिर्फ ओनली मिसिंग पीस इन रोहित कैबिनेट, क्योंकि रोहित 2011 की वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत गलत चीज़ हुई थी वो, लेकिन है जो भी था वो नहीं थे उस वर्ल्ड कप में जो हमने जीता था। तो रोहित के पास 50 और वर्ल्ड कप नहीं है, कोहली के पास 50 और वर्ल्ड कप भी है, रोहित के पास वो नहीं है। तो आई थिंक रोहित के पास 2 T20 वर्ल्ड कप हैं और ऑब्वियसली, लेकिन ये वाली ट्रॉफी नहीं है, तो वो उसको चाहेंगे। श्रेयस अय्यर की बात करना मैं भूल गया था, लेकिन कल बहुत अच्छी चीज़ कही थी इन्होंने दोनों ने कि हमारी टीम अगले 8-10 साल के लिए तैयार है, जिस तरीके से अब नए प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बाजार पर आ जाते हैं, ठीक है। और बाजार के लिए देखिए अब कुछ अच्छे संकेत हैं, और मैं सबसे पहले पॉजिटिव संकेतों की बात करता हूँ। मेरा जो मानना है कि एक बाजार में अब एक जो सबसे बड़ी तकलीफ है ना, उसको सॉर्ट करने की तैयारी चल रही है। जब भी ये होता है ना, मैं हमेशा पॉजिटिव मन बनाने की कोशिश करता हूँ। फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जीएसटी दरों को कम करने पर बात हो रही है। एक न्यूज़ चैनल का इवेंट था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जीएसटी दरों को हम कम करने की बात कर रहे हैं। और अगर जीएसटी कम हुआ आशीष, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी एक स्टिमुलस आपको मिल चुका है। एक इनडायरेक्ट टैक्स कट का भी अगर एक आपको स्टिमुलस मिल गया, डायरेक्ट टैक्स का 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस मिल चुका है, इनडायरेक्ट टैक्स कट का भी अगर मान लो समझ लीजिए इतना अगर स्टिमुलस मिल गया आपको सिस्टम में, बहुत बड़ी चीज़ होगी ये। पिछले 1 महीने से आई थिंक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, अब ये सरकार बहुत सीरियस है। आई थिंक शायद ये बात ऊपर तक, चाहे प्राइम मिनिस्टर लेवल हो या फाइनेंस मिनिस्टर लेवल हो, आई थिंक सबने इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि हमारी जो मार्केट है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, एफआईएस सेल कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, तो थोड़ा इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये सरकार थोड़ी सी गंभीर है। मैं मनी कंट्रोल के उस इवेंट में पूरे दिन था, जब सेबी चीफ थे, सेबी चीफ से मिला भी था, हमने बात भी की थी। नए सेबी चीफ ने कहा है कि वो एफआईएस से बात करेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ इतना कहना कि नहीं हम पूछेंगे आपसे, ये ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं हमको एफआईआई की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इतना कहना ना कि हाँ ठीक है, आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मार्केट का, हम आपसे बात करेंगे, ये भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार, आरबीआई और सेबी शायद अब सभी एक पेज पर हैं। पिछले 3-4 दिनों में आपने आरबीआई की तरफ से भी कितने सारे स्टेप्स आते हुए देखे हैं ना, चाहे वो लिक्विडिटी इंजेक्शन हो, रेट कट हो, उससे पहले सीआरआर कट हुआ था, सब कुछ हुआ था सिस्टम में। आई थिंक अब एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर कि अब एक स्टिमुलस एक दिया जा रहा है इकोनॉमी को, उसका इम्पैक्ट थोड़ा लैग के साथ आता है, लेकिन मार्केट उसको शायद पहले से एक प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। उसमें अब आप जोड़ दीजिए निफ्टी के करंट लेवल। अब भारतीय मार्केट का जो करंट लार्ज कैप का वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है। देखिए आप एकदम बॉटम पे तो नहीं लेंगे, कोई नहीं ले पाएगा एकदम बॉटम पे। तो अब आप वेट करें कि मैं 16 टाइम्स या 17 टाइम्स हो जाएगा मैं तभी लूँगा, वो तो शायद नहीं होगा। तो इस समय मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस मार्केट के ठीक ठाक हैं लार्ज कैप के। यहाँ से ये हो सकता है कि हम एक बार फिर गिर जाएं, फिर वो जो पिछला ट्रेंड चलता है कि थोड़ी रैली बनी फिर फुस जाती है, प्रीवियस लो ब्रेक करते हैं, हो सकता है हम एक बार चले जाएं 21,500 21,000 पर। ये एक रिस्क हमेशा रहेगा मार्केट में, लेकिन निफ्टी इन्वेस्टर्स के लिए, निफ्टी निवेशकों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवर में है। ये मेरा एक व्यू होगा यहाँ पर। ये मोटा मोटी देखिए किस तरह से सरकार के तमाम आर्म्स और रेगुलेटर्स वगैरह अब धीरे धीरे एक्शन में आते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की हो रही है कोशिश। ये इंपॉर्टेंट। साथ में पिछला हफ्ता थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट का मीटर बदला है। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स चाल बदली भारतीय बाजारों की। इस साल 9 कारोबारी हफ्ते फुल फ्लेज मिले और सबसे बेहतर हफ्ता पिछला वाला था। ऑलमोस्ट 2% के आसपास के रिटर्न जो बैठे वीक ऑन वीक। कुछ हद तक मोमेंटम पिकअप होना शुरू, कुछ हद तक जो आपने ब्यूटीफुली सम अप करा किस तरह से हालात पटरी पे आ रहे हैं या बदल रहे हैं। ऐसे में बड़ा ट्रेंड क्या लगता है, वो गियर शिफ्ट हुआ है क्या? अब भरोसा बढ़ रहा है क्या भारतीय बाजारों को लेकर? बिल्कुल गियर शिफ्ट हुआ तो है, लेकिन बस में तो दिक्कत क्या है,
ये गियर शिफ्ट हमने पहले भी देखे हैं, फिर वो चले नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये 4 दिनों का हफ्ता है, छोटा हफ्ता है। फ्राइडे को होली की छुट्टी है, तो सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे लिए ज़रूरी भी है, और मेरे और आशीष और वीरू के लिए तो इन पर्टिकुलर ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगले हफ्ते हम 7 दिन काम कर रहे होंगे, सैटरडे और संडे को भी, गुरुकुल की वजह से, है ना। तो इस वजह से हमारे लिए तो थोड़ा सा ज़रूरत थी कि एक थोड़ा सा हमको पहले छुट्टी मिल जाए। शुक्रवार को होली की वजह से मार्केट बंद रहेगा। इस हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आएंगे, अमेरिका और भारत का सीपीआई डेटा, वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हफ्ता है ना, ये ऑलमोस्ट आपके लिए एक मेक और ब्रेक वीक साबित हो सकता है। एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है, कैश में तो एफआई ने काफ़ी कम बेचना शुरू किया, 11,000 करोड़ तक के नंबर देख लेते हैं, अब हम 2,000 करोड़ पर आ गए। तो टेलटेल साइन है कि एफआई की सेलिंग कम हुई है। इंडेक्स में भी शॉर्टिंग एफआईज ने बंद करी है। हाँ, फ्राइडे को जरूर थोड़ी शॉर्टिंग वापस आई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हम एक समय पहले देखते थे। बीच बीच में तो हमने बाइंग भी देखी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। बस दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ये पहले भी हो चुका है, और पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ, हमने ये मन बनाया कि देखिए अब एफआई की सेलिंग कम हो गई, शॉर्टिंग कम हो गई, वो ऐसा लगता है कि अब रिज्यूम होगा, लेकिन वो एफआईज वेट करते हैं, जैसे मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है वापस ऊपर लेवल पे आके फिर से अपना माल चिपका देते हैं। ये एक दिक्कत थी। ये 2 बार ऐसा हो चुका है पहले, कि एक बार अक्टूबर में हुआ था और एक बार आई थिंक जनवरी में हुआ था। तो इस बार भी रैली के फेल होने का रिस्क है। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे ना, शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा। शेयर मार्केट लीनियर नहीं, शेयर मार्केट में आपको रिस्क रहेगा, और शेयर मार्केट में रिस्क आपको लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क, गैम्बल नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना होगा शेयर बाजार में। इस समय कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शायद आपको थोड़ी जरूरत है एज एन इन्वेस्टर। एज अ ट्रेडर आप रोज टेक ईच डे एज इट कम्स, जैसे कहते हैं। अब मार्केट के कुछ लेवल हैं जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 2 लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं, एक डाउन साइड की, एक अप साइड की। डाउन साइड पर वो लेवल है 22,400 से 22,450 का। फ्राइडे की भी मेरी अप्रोच ये थी कि पहली जो डिक्लाइन मिलेगी आपको 22,400 450 के, उसमें बाय करिएगा, और देखिए किस तरीके से मार्केट ने आपको 22,464 से क्या शानदार एक आपको ट्रेड दी। तो वो एक जोन रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। अगर निफ्टी 22,400 के नीचे आशीष बंद होने लगे तो एक बड़ा नेगेटिव होगा, वो फिर साइन देगा आपको कि अब आप अपने इस लॉन्ग ट्रेड से बाहर निकल जाइए, क्योंकि फिर एक रिस्क बनेगा प्रीवियस लो को टेस्ट करने का। लेकिन अगर इस लेवल को आप बचाते हैं इस डिक्लाइन में, और ऊपरी लेवल पर अगर आप 22,650 से 22,700 निकालते हैं, वो सबसे क्रूशियल जोन है जहां पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जितनी भी रैलीज हुई है मार्केट की, वो 20 डे वहां पर जाकर फेल हुई है पिछले 3-4 बार। तो ये लेवल एक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके ठीक ऊपर फिर वो 22,800 का लेवल आएगा, जो आपको याद होगा हमने कितनी बार बात की थी जब वो सपोर्ट था। तो अब वो थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर। लेकिन जो भी करें ना, हेजिंग के साथ करें, जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें। हमने फ्राइडे को भी कहा था कि अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो अपने लॉन्ग्स को वाया पुट हेज जरूर कर लें, क्योंकि एक हल्का सा अगर गैप डाउन वगैरह हो गया तो एटलीस्ट वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए हेजिंग के साथ काम करें, जो भी काम करें। हेज करें अपने आप को, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। आता हूं आज की डिटेल स्ट्रैटेजी पे। पहले अब आज के मूड, एक तो सेंटिमेंट बढ़िया है कल की जीत के बाद, ग्लोबल समीकरण और ट्रेड सेटअप उसके साथ साथ जान लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, सुबह से इंडिकेशंस हैं कि थोड़ी सी पस्त ओपनिंग होगी। 1/4 1/3 फीसदी के दबाव के साथ सुबह से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सुबह हमारे एशियन पियर्स जो ऑलरेडी कामकाज शुरू कर चुके हैं, उनका मूड आपकी स्क्रीन पर है। मिला जुला रुझान है एशिया का। यूएस का हैंडओवर भी एक्चुअली मिला जुला है। भाई फ्राइडे की कहानी थी वॉलेटाइल सेशन, और उसके बाद इवेंचुअली क्लोज हुए थे 0.5% से 3/4% ऊपर। पर वो समीकरण आज सुबह गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स उतना ही 1/3 से 0.5% दबाव में आ गए। तो जितना फ्राइडे को चले थे ऑलमोस्ट अब उतना ही पस्त होने के आज इंडिकेशन आ रहे हैं। ऐसे में इस वीकेंड हुआ, फ्राइडे से लेकर इस वीकेंड क्या डेवलपमेंट्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हॉर्मास जुड़ चुके हैं, उनसे जान लिए जाए। हॉर्मास, जीत की आपको भी बधाई, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? जीत के बाद मूड तो अच्छा है। हाँ। और आप लोगों को भी जीत की बहुत बहुत बधाई। और वॉलेटाइल सेशन था बहुत फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट पर। काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी थे, क्योंकि जो जॉब्स डेटा आया फ्राइडे को वो अनुमान से कमज़ोर था, और अब जो है इकोनॉमिस्ट ने ये चेताया है कि मार्च का नंबर तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर था, जिसकी वजह से एक समय पर डाउ जोन्स जो है 400 450 पॉइंट नीचे था। मगर रिकवरी क्यों आई? रिकवरी आई जेरोम पावल की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट में ये बयान दिया है कि जितनी भी सारी अनिश्चितताएं हैं उसके बावजूद अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है फिलहाल के लिए ठीक है, और ब्याज दरों में कोई कटौती करने की हमें फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी रिकवरी आई। इस पॉलिसी में तो स्टेटस को आना लगभग तय है, 88% की प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो इस वजह से रिकवरी आई। अब टैरिफ को लेकर भी अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव उनका था कि मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पेन आपको बर्दाश्त करना होगा, ये है वो है, शॉर्ट टर्म है।
तो वो एक चीज़ है। चीन ने कनाडा से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा दिए है 25 से लेकर 100% के, और मेक्सिको की राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हम शायद रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो अवॉइड कर जाए 2 अप्रैल से। इस हफ्ते दोनों के दलों की बातचीत होने वाली है, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। डॉलर जो है वो अब 104 के नीचे चला गया है, तो ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। JP मॉर्गन ने तो अब कह दिया है कि हम स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट हो गए हैं डॉलर पर, वहाँ पर भी नज़र रखनी है। तेल की कीमतों के लिए तो हेडविंड्स और बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओपेक उत्पादन बढ़ाने वाला है। चीन ने अपने रिफाइनर से कहा है कि आप थोड़ा सा पिवट करिए डीजल वगैरह बनाने से। रूस ने ये कहा है कि हम जो है युद्ध विराम के लिए चर्चा करने को तैयार है यूक्रेन में। तो ये सारे हेडविंड्स तेल के लिए। JP मॉर्गन ने तो ये तक कह दिया है कि $50 तक के प्राइसेस आ सकते हैं ब्रेंट के लिए। जैसे अनुज ने भी कहा कि इस हफ्ते CPI WPI के आंकड़े आने हैं यहाँ भी और US में भी, तो वो एक बड़ा डेटा पॉइंट है। चाइना की CPI जो है वो नेगेटिव हो गई है 1 साल में पहली बार, तो वो एक और ट्रिगर है। और इस हफ्ते लगभग $45 बिलियन के बॉन्ड्स की बिक्री होने वाली है US में, तो वहाँ किस तरह की मांग आती है वहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। तो हैंडओवर बहुत वॉलेटाइल है। डॉलर, तेल और टैरिफ, ये 3 चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। डॉलर कूल ऑफ हो रहा है, उभरते बाजार, एक्स ऑफ यूएस सबके लिए अच्छी खबर। तेल $70 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे के लेवल्स पर है, अच्छी खबर। और टैरिफ का सरदर्द तो खैर बना हुआ है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं इंडिया से हमारी बातचीत हो गई है, इंडिया विल ब्रिंग इट सिग्निफिकेंटली डाउन। हालांकि इंडिया कह रहा है अभी तो नेगोशिएशन चल रहे हैं भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। लेकिन यह है ग्लोब का हाल आपके लिए, ग्लोब के समीकरण। और पॉवेल साहब सही कह रहे हैं। पॉवेल साहब उस स्पीच में कह रहे थे कि 4 सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस नए सरकार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड पे, इमिग्रेशन पे, फिस्कल पॉलिसी पे और रेगुलेशन पे, और इसका क्या इंपैक्ट होगा किसी को नहीं पता। तो अभी हम लोग दरें काटना नहीं काटना, तो इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में हाईली अनलाइकली, इसीलिए अगली बार भी दरों में कोई कटौती की उम्मीद तो है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे आपने फ्लैग ऑफ कर रहा था, नैस्डैक भैया चाहते हैं 24 आवर्स 5 दिन कामकाज करेंगे, धंधा अच्छा आ रहा है, लूट लो लपेट लो धंधे को। देखिए आशीष, ये इवेंचुअली होना है, इवेंचुअली ये होना है, और इवेंचुअली ये भारत में भी होना है। आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। और मेरा ये मानना है कि इंडेक्स, अब देखिए वैसे भी क्या है ना, अब अगर आप एक उस एनवायरनमेंट में हैं जिसमें सब कुछ डिजिटल है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि उससे क्या होता है ना, बड़े इवेंट्स वगैरह में, अब जैसे फॉर एग्जांपल रात को 11:30 बजे अगर फेड का फैसला आना है, और अगर आप जग के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गुड फॉर यू। कमाना चाहते हैं कमाइए, कमाना चाहते हैं कमाइए, आप कमाना चाहते हैं, गंवाना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। जैसे अब हर कोई नहीं पार्टिसिपेट करेगा उसमें। बाय द वे गिफ्ट निफ्टी धीरे धीरे फिसल रहा है, 75 पॉइंट नीचे हो गया, तो खैर ठीक है, ये सब मेरे ख्याल से ग्लोबल वर्ल्ड में ये सब होगा। आई थिंक वैसे भी देखिए, अब हम एक स्टेज पे आ गए। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको वापस क्रिकेट से रिलेट कर रहा हूँ। अब जैसे दुबई है, UAE है, अब उसमें ना, अब पहले बहुत दिक्कतें होती थी, ये ओके टू बोर्ड, ये सब वो सब लेना होता था। अब अगर आपके पास US वीज़ा है फॉर एग्जांपल, तो आपको तो खैर UAE में वीज़ा की भी जरूरत नहीं, वरना वीज़ा ऑन अराइवल भी है, आराम से वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप एक बार जाके आ चुके हैं, बायोमेट्रिक्स दे चुके हैं, दूसरी बार आप जाएंगे ना, वहाँ पे बस एंटर करेंगे, अपना पासपोर्ट स्कैन किया, निकल गए, और 2.5 घंटे की फ्लाइट है, और वहाँ से तो मतलब एक ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है बहुत, मोर और लेस। ऐसा ही मतलब आप अगर और भी कई कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा हो चुका है। तो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, उसमें सारी मार्केट्स को रिलेटेड है, तो ठीक है, अगर होगा तो होगा 24 आवर ट्रेडिंग। दूसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज है नैस्डैक US की। वो SEC को, उनके CEO साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, अब SEC यानी कि उनके रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे मंजूरी के लिए। हालांकि सबको पता है मार्केट आवर्स में मैक्सिमम वॉल्यूम्स आते हैं, थोड़ा बहुत कितना फीजिबल है अब उसकी स्टडी होगी, पर ये तैयारी शायद US के दिग्गज मार्केट कर रहे हैं इस समय। अब आइए भाई अपने ट्रेड सेटअप पे, फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मिला जुला वॉलेटाइल था, लोअर लेवल से रिकवर होकर फ्लैट बंद हुए, पर बुरे नहीं थे, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे के 2 जबरदस्त सेशंस के बाद हमने गेन्स को गिव अप नहीं करा। 22,550 के आसपास सेशन की समाप्ति। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? बिल्कुल, देखिए सेटअप तो ठीक ठाक है वैसे। FII की वापस कम सेलिंग, 2000 करोड़ की सेलिंग हुई FII की, और DII की करीब करीब 2300 करोड़ की बाइंग है, वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, अब 2000 करोड़ अब हमारा एक एवरेज बन गया है, और लगातार आप देखिए 11,000 करोड़ से 4,800, फिर 3400, फिर 2900, फिर 2300, फिर 2000 करोड़, ये ट्रेंड अच्छा है। और DIS का भी इसकी वजह से कम कैश खर्च हुआ है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड ये अब धीरे धीरे पहुंच जाए। लेकिन अगेन दिक्कत ये कि पहले एक बार हो चुका है।
अब आ जाइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग पर। यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। फ्राइडे की ट्रेड में ये देखिए पोजीशनिंग है और चेंजेस आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। एफआईएस ने कुछ मतलब 2200, बहुत ज़्यादा नहीं है 2200, मतलब नेट तो 1800 शॉर्ट ही ऐड करें। इंडेक्स फ्यूचर में 278 करोड़ बेचा है, अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1642 करोड़ बेचा है, तो नेट सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी सेलिंग को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे 177 करोड़ निफ्टी में, 23 करोड़ बैंक निफ्टी में। पिछले एक दिन पहले निफ्टी में बड़ी बाइंग हुई थी, उसमें से थोड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग शॉट 449 लॉन्ग ऐड हुए, 2250 शॉर्ट ऐड हुए। वो लॉन्ग शॉट का ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब वो थोड़ा स्टेबल हो गया है, अगर आप उसको देखेंगे वो एक बड़ी अपटिक के बाद एक स्टेबल बन गया। तो ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से आप ऊपर निकल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। टेबल फॉर्मेट में देखिए 1,74,000 शॉर्ट थे, 1,76,000 पर आ गए हम। लेकिन परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है, 18.5% के आसपास है। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे बंद हुआ, 1.86% नीचे, 13.47 पर। पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आ गया, ये अच्छी चीज़ हुई, 1.08 वर्सेस 1.14। बैन में एक स्टॉक है मन्नापुरम जो बना हुआ है। सेटअप कुल मिलाकर न्यूट्रल टू पॉजिटिव मान सकते हैं आप। लीजिए भाई, सेटअप न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। दरअसल ग्लोब के समीकरण ठीक हैं, थोड़े से मिले जुले हैं। फ्राइडे को भी ये चर्चा हुई थी कि ये टेक्सचर इस समय भारतीय बाजारों का बार बार चर्चा में आ रहा है, बाय ऑन डिप्स का है। 22,400 की जब तक सैंक्टिटी को मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे हर गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने। इवन फ्राइडे को भी वो शुरुआती ट्रेड में बढ़िया मौके मिले थे, अच्छा खासा दबाव आया था शुरुआत में। क्या अप्रोच रखें निफ्टी को लेकर, क्या वॉच करें? बिल्कुल 22,450 से 22,500 पे हमने बाय की बात की थी और 22,400 के स्टॉप की बात की थी। 22,461 का 64 का सुबह ही लो लगा था। और देखिए एक ट्रेड मिलनी चाहिए आपको, जरूरी नहीं है कि आप पूरे उसके बाद एंड तक रहें, ठीक है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,400 से 22,450 का, 3 रीजन से। पिछला रेजिस्टेंस था यहाँ पर, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहाँ पर, और पूरा का पूरा ऑप्शन राइटर्स का जोन है यहाँ पर, तो ये नहीं टूटना चाहिए। 22,400 से 22,450। देखिए 22,400 के नीचे अगर बाउंस नहीं मिला तो लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाइए, फिर मार्केट में वापस वो बड़ा ट्रेंड टेक ओवर करने का रिस्क आपके लिए रहेगा। वो रिस्क लेना ही नहीं है हमको, क्योंकि अगर वो रिस्क बढ़ा तो फिर वापस आप 21,800 तक जा सकते हैं। तो 22,400 के नीचे एक और सपोर्ट मिलेगा आपको 22,000 पर, लेकिन वो फिर बहुत नीचे है, 400 पॉइंट नीचे। इसके लिए 22,400 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? सबसे पहले तो जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया 22,650 से 22,700, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत क्रूशियल है ये जोन। और उसके बाद 22,730 से 22,800 पिछला सपोर्ट। आपको याद है कितनी बार हम 22,730 से 22,800 से बाउंस बैक कर रहे थे? पूरी फरवरी में हमने उस दीवार को बचा के रखा था। उसके और बाद अब वो सरदर्द बन जाएगा। तो अब वो सरदर्द बन जाएगा। अब कोई भी बड़ी सपोर्ट टूटती है उसके बाद वो रेजिस्टेंस बन जाती है, तो ये एक जोन बन जाएगा। मेरे लिए एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड होगी 22, वही जो पिछले फ्राइडे को थी, 22,450 के आसपास बाय करने की, 22,400 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा, 50-60 पॉइंट का रिस्क होगा अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो। वैसे तो क्या मुझे लगता है कि जब तक हम मार्केट ओपनिंग पर आएंगे गिफ्ट निफ्टी भी शायद थोड़ा सुधर जाएगा, क्योंकि अब मार्केट का टेक्सचर मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर हो गया है। तो 22,450 से 22,500 का जोन अगर आपको फिर मिल जाए, फिर एक बाय होगा। स्टॉप लॉस 22,400 का। सेल की ट्रेड तभी लेंगे स्क्रीन देखकर, अगर दिख रहा होगा कि 22,400 के नीचे वो सस्टेन कर रहा है, स्टेबल है, तब एक ट्रेड बनेगा, लेकिन उसको हम अभी प्रीमेडिटेट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे सुबह यही चर्चा कर रहे थे कि उसे अवॉइड करें, नजरअंदाज करें, अनटिल अनलेस वो 48,800 के जोन्स के ऊपर चलना शुरू हो। नहीं गया भाई साहब, 48,700 के आसपास ही मामला ठंडा पड़ गया था। निफ्टी बैंक क्या करना है? देखिए निफ्टी बैंक में मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, बट ये अनट्रेडेबल है। हाँ, वो फ्राइडे को भी आपने कहा था। एग्जैक्टली 48,300 टू 48,350 पहला सपोर्ट है, फ्राइडे का लो है यहाँ पर। और अगर ये ब्रेक हुआ तो 47,800 टू 48,000 का एक जोन शायद आपको देखने को मिले। काफ़ी हद तक इंडसइंड बैंक की मॉर्निंग रिएक्शन का भी एक इम्पैक्ट आएगा बैंक निफ्टी पर। रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 48,600 टू 48,800 पर। यहाँ पर 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों प्लेस्ड हैं, तो इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस होगा। और बड़ी रेजिस्टेंस होगी आपकी 49,000 टू 49,200। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको निफ्टी और स्टॉक्स बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। जब बैंक निफ्टी मौका देगा तब उसकी बात करेंगे। निफ्टी बैंक पर वैसे भी आप प्री मेडिटेड लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आपको रखनी होगी और दोनों तरफ की ट्रेडिंग आपको बैंक निफ्टी में करनी होगी। जैसे कि फ्राइडे को भी देखिए, आप फ्राइडे को आप कह दें कि बाय ऑन डिप्स वर्कआउट हुआ, कोई कहेगा कि सेल ऑन रैली वर्कआउट हुआ। फैक्ट ये कि दोनों वर्कआउट हुए अगर आपने स्क्रीन को ढंग से अप्रोच किया तो। ये रही निफ्टी बैंक की आज हफ्ते के शुरुआती दिन सोमवार की रणनीति।